स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी का हमारा टॉपिक चला हुआ है कंटिन्यू करेंगे उसमें। और आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 13.5। बट उसमें जो बेसिक यूज होगा पहले आपको वो बताया जाएगा। सबसे पहले होती है बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट, जो कि आपने 11th क्लास में की थी 8th चैप्टर में। तो उसको एक बार रिमाइंड कर देते हैं। लेट क्यू एंड पी बी टू नंबर्स सच दैट सम ऑफ क्यू एंड पी इज इक्वल टू 1। लेट एन बी द नॉन नेगेटिव इंटीजर देन। ठीक है ना। बाइनोमियल मैंने 2 टर्म्स होंगी, क्यू और पी 2 टर्म आ गई आपके पास। और एन यहाँ पे पावर में क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का इंटीजर का मतलब होता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। तो क्यू प्लस पी रेज टू पावर एन, तो ये आपने थ्योरम उसमें की थी आपने 11th क्लास में। क्यू को अगर आप ए से रिप्लेस कर दें, पी को अगर आप बी से रिप्लेस कर दें, तो वही है ये। तो क्या होता है, एन सी 0 इंटू क्यू रेज टू पावर एन पी रेज टू पावर 0 प्लस एन सी 1 क्यू रेज टू पावर, क्यू की पावर क्या आएगी, एन और 1 का डिफरेंस। पी की पावर क्या आएगी, जो यहाँ पे 1 लग रहा होगा, जो यहाँ पे सी का सब्सक्रिप्ट होगा वो आएगी पी की पावर, प्लस एन सी 2 क्यू रेज टू पावर एन और 2 का डिफरेंस इंटू पी की पावर क्या लगेगी यहाँ पर, जो यहाँ पे सी का सब्सक्रिप्ट होगा 2 लगेगी। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन एन सी आर, तो क्यू की पावर क्या लगेगी, एन माइनस आर। पी की पावर क्या लगेगी यहाँ पे, जो सब्सक्रिप्ट होगा आर। ठीक है, यहाँ पे इसमें बाइनोमियल में क्यू क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, पी क्या है आपकी सेकंड टर्म, प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में क्या आएगा एन सी एन, और एन का डिफरेंस क्या आएगा 0, क्यू की पावर 0। यानी कि आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन की, जैसे ये वाली टर्म है, तो जो यहाँ पे बाइनोमियल में जैसे फर्स्ट टर्म क्या हुआ ना, तो फर्स्ट टर्म की पावर क्या लगेगी, एन और आर का जो डिफरेंस आएगा वो लगेगी हमेशा। और जो सेकंड टर्म होगी पी है जैसे यहाँ पे, उसकी पावर क्या लगेगी, जो यहाँ पे सी का सब्सक्रिप्ट होगा नीचे आर, वो लगेगी। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम होती है, ये आपने 11th क्लास में की हुई है। तो इस बाइनोमियल थ्योरम की अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूँ, जनरल टर्म कह लो या फिर आर प्लस 1th टर्म कह लो, तो यही वाली जो टर्म है ना आपकी, देखो ये वाली, यही क्या बनेगी इस बाइनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म बनेगी आपकी। ठीक है, तो क्या बनी जनरल टर्म को, जैसे ये फर्स्ट टर्म है आपकी, फर्स्ट टर्म है तो उस टाइम पे पी की पावर क्या है 0 है। ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म है जब लेफ्ट से राइट आप चल रहे हो, सेकंड टर्म है तो पी की पावर 1 है। ये थर्ड टर्म है तो पी की पावर 2 है, मतलब जोन सी नंबर वाली टर्म है ना, पी की पावर उससे कम है। ठीक है, तो ये पी की पावर आ रही है, तो आर प्लस 1th टर्म है ये फिर आपकी। ठीक है, तो ये जो आर प्लस 1th टर्म होती है ना, इसी को हम बाइनोमियल थ्योरम की कौन सी टर्म कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। जनरल टर्म की हेल्प से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एन और आर को वैल्यू दे के। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो बाइनोमियल थ्योरम जो होती है ना, उसकी जो जनरल टर्म होती है उसकी आपको ये वाली चीज़ आपको याद करनी है। ये चीज़ आपको याद करनी है कि जो जनरल टर्म होती है बाइनोमियल थ्योरम को जब हम एक्सपेंड करते हैं, और अगर हम बाइनोमियल थ्योरम में फर्स्ट क्यू को फर्स्ट टर्म कह दें, पी को अगर हम सेकंड टर्म कह दें, और एन यहाँ पे पावर में है, तो आपको क्या याद करना है, एन सी आर, एन सी आर। फिर क्यू की पावर क्या लगेगी, ये गुणा में इनको हम तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो क्यू की पावर क्या लगेगी, क्योंकि क्यू यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी, क्यू की पावर क्या लगेगी, एन और आर का जो डिफरेंस बनेगा, और पी की पावर क्या लगेगी आर। आप यहाँ पे देख भी सकते हो हर एक टर्म में पी क्यू और पी की पावर का जो अगर सम देखें, आप जोड़ देखें तो एन आ रहा है। इनको दो ऐड करके देखो एन आएगा, क्यू की पावर इनको ऐड करके देखो पी की पावर को 1 आएगा। ऐसे यहाँ पे एन सी आर, पी की पावर यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट में होगा वो लगेगा आर, और क्यू की पावर क्या लगेगी, एन और आर का डिफरेंस। तो जो बाइनोमियल थ्योरम होती है ना, उसकी जनरल टर्म आपको ये याद करनी है, पी और क्यू की फॉर्म में और एन की फॉर्म में। एन सी आर क्यू रेज टू पावर एन और आर का डिफरेंस, और पी रेज टू पावर आर। ये स्मॉल पी स्मॉल क्यू आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे अलग एंगल से, वो वहाँ पे बताए जाएंगे उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सक्सेस एंड फेलियर इन एन एक्सपेरिमेंट, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को अगर आप कर रहे हो उसमें सक्सेस का क्या मतलब है, फेलियर का क्या मतलब है। तो देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट विच हैव 2 पॉसिबल आउटकम। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें 2 पॉसिबल आउटकम होती हैं, या तो वन ऑफ देम द 2 आउटकम्स इज कॉल्ड सक्सेस वाइल द अदर इज कॉल्ड फेलियर। फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग ए कॉइन वी गेट आइदर ए हेड और ए टेल। ठीक है, इफ गेटिंग हेड इज टेकन एज ए सक्सेस, हम चाहते हैं कि हेड आ जाए, तो हेड आने को अगर हम जो चाहते हैं वो हो जाए, तो उसको अगर हम सक्सेस कह दें, देन टेल आने को क्या कहा जाएगा, फेलियर कहा जाएगा। ठीक है, फिर ये रिजल्ट होता है, आप कर चुके प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्रोबेबिलिटी वन रैंडम वेरिएबल एक्स इज ग्रेट, जो एक्स है कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आई, इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स आई। ऐसी सेकंड है प्रोबेबिलिटी वन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स आई, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन एक्स आई। ये रिजल्ट कहाँ से निकले हैं, वहाँ से निकले हैं जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है 1 होता है। तो अगर आप इस वाली टर्म को ना लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे ना, तो इनका सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ जाएगा, ऐसे इसको। ठीक है, तो इनका भी यूज होगा।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम में क्या है कि अगर आपके पास n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं इन एन एक्सपेरिमेंट एंड लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस इन दीज ट्रायल्स, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल विल बी स्मॉल p। तो जो आपने वहाँ पे बाइनरी थ्योरम की स्टेटमेंट अभी अभी की थी आपने जस्ट, तो उसमें जो जनरल टर्म क्या थी वहाँ पे आपकी NCR, तो n वहाँ पे जो क्या था नॉन नेगेटिव इंटीजर था, तो यहाँ पे बर्नौली ने n को क्या कह दिया नंबर ऑफ ट्रायल्स की। जैसे आपने एक सिक्के को 10 बार उछाला तो n की वैल्यू 10 होगी, एक सिक्के को एक डाई को आपने 5 बार उछाला तो n की वैल्यू 5 हो गई, तो n यहाँ पे क्या नंबर ऑफ ट्रायल्स। और वहाँ पे स्मॉल p और स्मॉल q, स्मॉल p फिर क्या है यहाँ पे, जैसे आपने एक सिक्के को 10 बार उछाला, आप चाहते हो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो एक सिक्के को 10 बार उछाला तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने 10 बार परफॉर्म किया तो n की वैल्यू 10 होगी। अगर आप उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को केवल एक बार करते तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, तो वो जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको आपने क्या कहा स्मॉल p कहा। और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी एक ही बार अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को करते यानी कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी उसको आपने क्या कहा स्मॉल q कहा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि p और q में क्या रिलेशन होता है, p और q का जो सम होता है वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है x = r। तो ये देखो ये जनरल टर्म थी ना बाइनोमियल थ्योरम वाली, तो NCR q रेज टू पावर n माइनस r p रेज टू पावर r। स्मॉल p और स्मॉल q क्या ये मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। तो फिर ये जो जनरल टर्म है ना इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में दिखाएं तो देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x कैन बी रिटन एज x वैल्यू लेगा रैंडम वेरिएबल 0 1 2 r एंड सो ऑन अप टू n। तो यहाँ पे पहले आप क्या करोगे x की r की जगह पे 0 रखोगे तो फिर ये टर्म आ जाएगी, इसमें r को अगर आप 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, रैंडम वेरिएबल की r होगी तो यही आ जाएगी, n होगी तो ये आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है ये वाली रिजल्ट आपको लर्न करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r सक्सेस। कोई एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें आप जितनी सक्सेस चाहते हो उस बात की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहते हो तो उसका फार्मूला होता है NCR q रेज टू पावर n माइनस r p रेज टू पावर n। स्मॉल p क्या है यहाँ पे, अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को एक बार करते तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती वो स्मॉल p है, और अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को एक बार करते तो जो प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए वो तो स्मॉल p हो गई। बाकी की जो बची हुई प्रोबेबिलिटी उसको क्या आपने क्या कहा स्मॉल q कहा, कि स्मॉल p की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1 माइनस q आएगी। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई आपकी। इसके बाद है ना जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से आप हर क्वेश्चन कर सकते हो प्रोबेबिलिटी का, नहीं ये जिन क्वेश्चंस में 3 कंडीशन होल्ड होती होंगी ना केवल उन्हीं क्वेश्चंस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना वो फाइनाइट होने चाहिए। जैसे कि आप एक डाई को उछाल रहे हो कि 5 बार उछाला 10 बार उछाला 80 बार उछाला तो फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, अनंत यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, ईच ट्रायल मस्ट गिव आइदर, मतलब जो जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो उसकी जो आउटकम आएगी ना तो वो 2 ही तरीके से होनी चाहिए, या तो सक्सेस का मतलब जो आप चाहते हो कि वो हो जाए, या फिर फेलियर की फॉर्म में, तीसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और थर्ड क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज सेम। जो थर्ड पॉइंट है ना यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे आपने पहली बार कॉइन को टॉस किया आप चाहते हो कि हेड आ जाए, दूसरी बार आप कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें जो हेड आएगा, तो पहली बार टॉस करने पे जो हेड आया और जो दूसरी बार टॉस करने पर जो हेड आया ना दोनों हेड एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, यानी प्रत्येक ट्रायल में क्या हुआ हेड आने की जो सक्सेस है ना वो सेम है कि पहली बार में भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी दूसरी बार में भी। तो यानी थर्ड पॉइंट में आप ये भी कह सकते हो कि थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे बॉल वगैरह वाले क्वेश्चंस हैं कि आपने बॉल वगैरह निकाली या प्लेइंग कार्ड्स में से कार्ड्स वगैरह निकालें तो विद रिप्लेसमेंट का केस बनेगा कि आपने एक निकाल के फिर वापस रख दिया फिर दूसरा निकाला, तो उसमें क्या होगा उसमें ना हर एक ट्रायल में फिर क्या होगा प्रोबेबिलिटी जो होगी ना सक्सेस की वो क्या अफेक्ट नहीं होगी, वो सेम रहेगी। तो विद रिप्लेसमेंट हो ना तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जो आपकी एक्सरसाइज 13.4 थी ना जिनमें विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन थे ना वो सारे के सारे क्वेश्चन आप बर्नौली थ्योरम है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो आपने फॉर्मूला याद किया है ना इसमें यहाँ पे कितने पैरामीटर हैं आपके, 2 ही पैरामीटर है मेन, एक तो n और एक दूसरा p, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है ये वाला p + q = 1, अगर आपको p पता है तो q तो ऑटोमेटिक यहाँ से आ ही जाएगा। तो b का मतलब यहाँ पे जैसे ये जो b लिखा हुआ है इस b का मतलब क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स, p क्या चीज़ है अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को केवल एक ही बार परफॉर्म करते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, ठीक है, और q तो ऑटोमेटिक निकल ही जाएगा कौन से रिलेशन से p + q = 1 से। इसके बाद अब हम अपने
क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और बताना है यहाँ पे कि मीन जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना क्या फार्मूला होता है, एन पी। एन और पी की आपस में क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई। एन क्या यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी क्या यहाँ पे अगर आप एक्सपेरिमेंट को केवल एक ही बार परफॉर्म करते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस स्मॉल पी। ठीक है, तो मीन निकालने का फार्मूला एन इंटू पी। वेरियंस निकालने का क्या है, एन पी क्यू, तीनों की मल्टीप्लाई कर दें आप। स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी निकालना क्या फार्मूला है, जो वेरिएंस का फार्मूला होता है एन पी क्यू, उसका क्या ले दें, स्क्वायर रूट ले दें। तो इस प्रकार आप इन फार्मूलों को आपको लर्न करना है और इन फार्मूलों की हेल्प से आप मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो अब आपको क्वेश्चंस में पता है क्या है, जो भी जनरल टर्म है और जो भी फार्मूले हैं ना आपके, जैसे एन पी क्यू इन्हीं का रोल है। तो मेन तो आपको एक तो एन पता होना चाहिए, एक पी पता होना चाहिए, क्यू तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, कौन से रिलेशन से, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 वाले से। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में एक डाई है, डाई को कितनी बार टॉस किया गया, 6 टाइम टॉस किया गया, यानी कि एक्सपेरिमेंट जितनी बार परफॉर्म किया गया है ना, तो वो तो किसकी वैल्यू होगी आपकी, एन की। तो एन की वैल्यू आपको पता लगी 6 है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स क्या, रैंडम वेरिएबल गेटिंग एन ओड नंबर्स कंसीडर्ड एज ए सक्सेस। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब आप एक डाई को 6 बार उछालोगे ना तो ओड नंबर आ जाए, वो जो सक्सेस होगी उसको आपने क्या कह दिया, कैपिटल एक्स कह दिया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया गया, 6 बार। आप उसी एक्सपेरिमेंट, आप क्योंकि स्मॉल पी भी चाहिएगा क्वेश्चंस में, तो अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को केवल कितनी बार करते, केवल एक बार करते, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ओड नंबर निकलने की। तो एक बार एक डाई को एक बार टॉस करोगे तो ओड नंबर 3 होते, 3/6, 1/2 आ गया। तो स्मॉल क्यू कैसे निकलेगा, जो पी की वैल्यू आई है 1 - 1/2, सोल्व होकर क्या आ जाएगा 1/2, या डायरेक्ट निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर नहीं आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए, 3/6। स्मॉल पी आ गया, स्मॉल क्यू आ गया, एन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे देखो एक डाई को जब आप 6 टाइम टॉस करोगे तो हर टाइम पर टॉस करने पर जो आउटकम आएगी वो दूसरे वाले पर टॉस करने पर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, मतलब सैंपल स्पेस जो है ना हर टाइम सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट ट्रायल हो गए एक दूसरे से, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लग जाएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल हो रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, सक्सेस किसने कहा, सक्सेस क्या है इस क्वेश्चन में, सक्सेस का मतलब ये है इस क्वेश्चन में कि आपको ओड नंबर मिले। ठीक है, 6 बार टॉस किया आपने डाई को, तो 6 में से 5 बार आपको सक्सेस मिले, मतलब 5 बार आपको ओड नंबर मिल जाए 6 में से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस का मतलब है कि एक्स, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक्स इक्वल टू क्या होगी, यहाँ पे 5 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस का फार्मूला आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि आपको हमेशा लर्न करना, यही यूज होगा क्वेश्चंस में, एन सी आर इंटू पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। तो ये फार्मूला है ना जो ये वाला, इस फार्मूले में आप क्या करें, आर की वैल्यू तो क्या रख दें यहाँ पे 5, एन की वैल्यू क्या है 6 है, और स्मॉल पी की वैल्यू 1/2 है और क्यू की वैल्यू 1/2। इस कैलकुलेशन को आप सिंप्लीफाई कर लें तो सोल्व होकर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/32 आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो सेकंड पार्ट, उसमें क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 5 सक्सेस, यानी कि जब आपने 6 बार डाई को टॉस किया है तो कम से कम आपको 5 बार, 6 बार आपने जो कॉइन को टॉस किया ना, तो कम से कम 5 बार आपको क्या मिले, ओड नंबर मिल जाए। डाई को टॉस किया, कॉइन को नहीं। तो इस बात को, ये जो लैंग्वेज में बात लिखी है एटलीस्ट 5 सक्सेस, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा हो। तो इसको कैसे लिखोगे मैथमेटिकल फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी 1x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी 1x इज इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी 1x इज इक्वल टू 5 जो फर्स्ट पार्ट आपने किया था इस क्वेश्चन का, 3/32 आई थी, उसकी वैल्यू फिट कर दिया आपने, प्लस प्रोबेबिलिटी 1x इज इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस का जो फार्मूला होता है ना, एन सी आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर पी रेज टू पावर आर, तो उस फार्मूले में वैल्यू फिट करके सारी, और इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास 7/64 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एट मोस्ट 5 सक्सेस, कम से कम आपको 5 बार हेड मिले, मतलब 5 या 5 से कम। तो रैंडम, इसको ये जो लैंग्वेज में बात लिखी हुई है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स वैल्यू 5 या 5 से कम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखो एक बार साथ में, प्रोबेबिलिटी 1x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 1x इज इक्वल टू 1 प्लस एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी 1x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1, यानी कि जितनी प्रोबेबिलिटी हो, जितनी सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 या 5 से कम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 5 या 5 से कम की प्रोबेबिलिटी, एक्स इज इक्वल टू 6 से जस्ट पहले वाली जो टर्म होगी उन सारी टर्मों का जो सम होगा प्रोबेबिलिटीज़ का, वो किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी 1x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इस फार्मूले की हेल्प से आप क्या कह सकते हो, 1 माइनस 1 प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू क्या हो, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 5 से बड़ी। तो 5 से बड़ी क्या होगी इस एक्सपेरिमेंट में, 6 ही हो सकती है, क्योंकि 6 बार टॉस किया गया मैक्सिमम डाई को। तो यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 1x इज इक्वल टू 6, तो प्रोबेबिलिटी 1x इज इक्वल टू 6
ये आप निकाल लें, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/64 आ जाएगा। ये 1/64 कैसे आएगा, 1/64 कैसे आएगा, जब आप एन सी आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू पी रेज टू पावर आर, देखो ये निकाल रखा, ये वाली चीज़, यही वाली चीज़ निकालोगे ना आप यहाँ पर भी, तो 1/64 आएगा इसका, यही आएगा यहाँ पे। तो या इसको सोल्व करके देख रख लेना, तो 63/64 आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, मतलब डाइस का पेयर थ्रोन किया गया 4 टाइम्स। तो एन की वैल्यू तो पता लगी 4, स्मॉल पी और पता लग जाए ना तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर अपने आप आ ही जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करा है, इफ गेटिंग ए डबलेट, डबलेट का मतलब दोनों पे सेम नंबर आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर एज ए सक्सेस, कि दोनों पे सेम नंबर आए, तो वो जो रैंडम वेरिएबल होगा उसको आपने क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस का क्या फार्मूला होता है, एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। तो देखो पेयर मतलब 2 डाई एक साथ उछाली गई 4 बार, तो 2 डाई अगर एक ही बार में उछालता तो डबलेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती, 6/36 होती ना। डबलेट का मतलब 1 1 दोनों जगह पे, 2 2 3 3 इस तरीके से सोल्व हो गया। 1/6 आ गया, क्यों कैसे निकलेगा, 1 माइनस करके निकलेगा 5/6। स्मॉल पी पता लग गया, स्मॉल क्यू पता लग गया, एन पता लग गया। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी आए, 2 आए, x = 2। तो यहाँ पे जो एन सी आर वाला फार्मूला होता है ना, एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर, सारी वैल्यू फिट करके कैलकुलेशन सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 25/216 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 5% डिफेक्टिव आइटम है इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम, बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं बड़ी मात्रा में, तो उसमें से 5% डिफेक्टिव आइटम्स हैं। तो इस क्वेश्चन में है ना आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सैंपल ऑफ 10 आइटम, 10 आइटम का एक सैंपल लिया गया, विल नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। तो आपने एक्स क्या ले लिया, रैंडम वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे सैंपल लिया गया 10 आइटम का, तो जितने ये सैंपल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, कितनों का सैंपल लिया गया, वो तो किसकी वैल्यू होगी आपकी एन की। तो इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 5% डिफेक्टिव आइटम है, तो एक आइटम अगर आप निकालते तो डिफेक्टिव आइटम निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 5%, यानी कि 5/100 सोल्व हो गया 1/20। क्यों कैसे निकलेगा, 1 - 1/20, 19/20 आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि जो डिफेक्टिव आइटम हो ना, 10 आइटम का जब आपने सैंपल लेके देखा तो उनमें कम से कम एक आइटम, कोई भी आइटम है ना एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1। इसको निकालने के लिए जो NCR का जो फार्मूला होता है यहाँ पे भी अप्लाई किया, यहाँ पे भी अप्लाई किया, एन पी और क्यू की वैल्यू फिट करके और सिंप्लीफिकेशन कर ली, और आर की वैल्यू भी फिट करके इन दोनों में और सिंप्लीफाई करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा 19/20 की पावर 9 गुणा में 29/20। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कार्ड्स में क्या, फिफ्थ जो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या किया गया, 5 कार्ड्स ड्रॉन, 5 कार्ड निकाले गए हैं विद रिप्लेसमेंट। अगर मान लो विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होता ना तो ये इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगता। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं लगता, क्योंकि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला होता तो फिर उसमें क्या होता, सैम्पल स्पेस चेंज होता हर बार, क्योंकि एक कार्ड निकाल के आपने दोबारा नहीं रखा, तो सैम्पल स्पेस चेंज होने से क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर सेम नहीं रहती हर एक ट्रायल में। इस वजह से आप यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा पाते, फिर कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगता। तो यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है कि 5 कार्ड निकाले आपने, एक 1 बाय 1 करके विद रिप्लेसमेंट निकाले फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में कि सारे 5 कार्ड कैसे निकले हो, स्पैड के निकले हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्ड निकले, 5 कार्ड निकले, तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 5 कार्ड निकाले ना आपने विद रिप्लेसमेंट। अगर आप एक कार्ड निकालते, क्योंकि आपने स्मॉल पी चाहिएगा क्वेश्चंस में, अगर आप एक ही कार्ड निकालते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्प्रेड क्या होती, 13 होती है ना, स्प्रेड 13/52 1/4 आ गया, क्या वो भी आ गया यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालनी कि ऑल 5 कार्ड्स आर स्पैड्स। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी जब आपने x इक्वल टू क्या हो जाए 5 हो जाए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, 5 बार आपको सक्सेस मिल जाए। तो यहाँ पे जो NCR वाला फार्मूला होता है ना, NCR क्यू रेज टू पावर आर पी रेज टू पावर एन माइनस आर, तो उस फार्मूले में आपने स्मॉल पी स्मॉल क्यू एन की वैल्यू 5 आर की वैल्यू 5 सारी वैल्यू फिट करके कैलकुलेशन सोल्व कर ली। तो ये सोल्व हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 रेज टू पावर 5 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, ओनली 3 कार्ड्स आर स्प्रेड,
यानी कि 5 में से 3 कार्ड्स बैड होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी वन एक्स इज इक्वल टू 3, इस ये निकालनी है आपने। तो फिर वही यहाँ पे फॉर्मूला लिखो पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर, उस फार्मूले में सारी वैल्यू रख के कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करोगे तो 45/512 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, स्प्रेड नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आर की वैल्यू 0 रखनी है, एन की वैल्यू 5, स्मॉल पी की वैल्यू और स्मॉल क्यू की वैल्यू रख के कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर लेना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3/4 की पावर 5 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज यूज इज 0.05। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स। भाई 5 बल्ब का आपने सैंपल लिया तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो सैंपल लिया तो एक बल्ब फ्यूज होगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 0.05 दे रखी है। तो फ्यूज होने का मतलब डिफेक्टिव बल्ब है वो। तो एक्स क्या ले लिया यहाँ पे, एक्स विद द रैंडम वेरिएबल दैट विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो स्मॉल पी, अगर आप एक बल्ब निकालते तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिफेक्टिव होने की, जो दे रखी है क्वेश्चन में, पॉइंट हटा के सिंप्लीफाई किया तो 1/20 आ गया। क्यू की वैल्यू निकाल ली, एन की वैल्यू पता लग गई, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है आर सक्सेस की, एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर, स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल एन आपके पास है। तो आपको इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या निकालना है, नन, मतलब कोई भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो। ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कोई बल्ब डिफेक्टिव ना हो, यानी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि आर की वैल्यू 0। तो ये जो वाला जो फार्मूला ना, ये वाला, इस वाले फार्मूले में आर को 0 रखना है, एन की जगह पे 5 रखना है, स्मॉल पी की जगह पे 1/20 रखना है, स्मॉल क्यू की जगह पे 19/20 रख के कैलकुलेशन सोल्व कर लेनी है। तो 19/20 की पावर 5 आ जाएगी। सेकंड पार्ट में किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 5 बल्ब का सैंपल निकाल के दिखा उनमें से नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा बल्ब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डिफेक्टिव बल्ब है या एक से कम है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 1x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर वाले फार्मूले में सारी वैल्यू रख के कैलकुलेशन सोल्व करोगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, मोर देन 1, यानी कि एक से ज़्यादा डिफेक्टिव बल्ब आए, तो यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, यानी प्रोबेबिलिटी 1x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी 1x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी 1x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी 1x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने इस फार्मूले में जब यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन सोल्व करने पड़ेंगे, 4 बार सोल्व करना पड़ेगा ये। तो उसके लिए 4 बार करना पड़े, कम कैलकुलेशन करनी पड़े, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 1x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 1x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सोल्व करोगे ना आप कैलकुलेशन को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में क्या निकालना, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किस चीज़ की, कि कम से कम मोर देन 1 एटलीस्ट 1, कम से कम एक बल्ब डिफेक्टिव हो, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी 1x इक्वल टू 1 या 1 से ग्रेटर हो, यानी कि 1 या 1 से ग्रेटर हो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 1x इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। इसको ये लिख सकते हो यहाँ पर, या इस वाले को ये लिख सकते हो ना, ये वाले कैसे लिख रहा हूँ मैं, आपने वो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से प्रॉपर्टी की थी ना कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है, तो जैसे यहाँ पे क्या गायब है, प्रोबेबिलिटी 1x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 1x इक्वल टू 1 गायब है, तो वे दोनों ऐड भी कर दिए, सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। ऐड करने के बाद तो वो सारा इसके साथ 1 बन जाएगा, और जो सब्ट्रैक्ट किए वो राइट साइड में आके ऐसे आ गया। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पर भी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, एक बैग है उसमें 10 बॉल्स हैं, और हर एक बॉल के ऊपर है ना मार्क लगा हुआ है डिजिट्स का 0 से लेकर के 9 तक, मतलब किसी बॉल के ऊपर 0 मार्क लगा हुआ, किसी के ऊपर 1, किसी के ऊपर 2, किसी के ऊपर 9, इस तरीके से 10 बॉल्स हैं। और 4 बॉल्स को ड्रॉन किया गया विद रिप्लेसमेंट, मतलब 4 बॉल का सैंपल लिया गया, तो एन की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में, 4 हो गई। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो आपने 4 बॉल निकाल के देखी उनमें से किसी भी बॉल के ऊपर है ना ये 0 मार्क नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपने एक्स रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लिया कि भाई बॉल के ऊपर मार्क लगा हुआ है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। स्मॉल पी क्या होएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए बॉल मार्क विद 0। तो 10 बॉल हैं टोटल, 10 में से एक ही के ऊपर लग रहा होगा ना, तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल क्यू की वैल्यू 1 माइनस 1/10 से, तो नाउ प्रोबेबिलिटी नन बॉल विल मार्क विद डिजिट 0, यानी प्रोबेबिलिटी 1x इक्वल टू 0, ये निकालना है आपको। तो जो एन सी आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर पी रेज टू पावर आर, वो फार्मूले में सारी वैल्यू रख के यहाँ पे सोल्व करोगे ना, तो 9/10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 15 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।